चक्रवर्ती सम्राट की जय हो, बादशाह सलामत की जय हो। जय घोष करते हुए बैकुंठ वासियों की भीड़ पत्रकार वार्ता में आए पत्रकारों को घेर कर खड़ी हो गई। कैसा रहा जलसा? मंत्रीवर ने पत्रकारों से पूछा। इनक्रेडिबल, मतलब बोलें तो अतुल्य। एक धरती, एक दुनिया, एक भविष्य, एक दल, एक सरकार, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है साहित्य की गुमटी। धर्मपाल महेंद्र जैन इसके रचनाकार हैं। धर्मपाल जी कनाडा में रहते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में उनका जन्म हुआ। भौतिकी, हिंदी और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। व्यंग्यकार के रूप में भी उनकी अपनी व्याप्ति है। गणतंत्र के तोते, डॉलर का नोट, भेड़ और भेड़िए, इमोजी की मौज में, दिमाग वालों सावधान और सर क्यों दांत फाड़ रहा है, ये प्रकाशित हो चुके हैं। कविता संकलन भी कुछ आ चुके हैं जिनमें अंग्रेजी में फ्राइडे इवनिंग, वर्सेज ऑफ विविड मोड्स, अधलिखे पन्ने, कुछ सम कुछ विषम और इस समय तक 30 से अधिक साझा संकलनों में उनकी रचनाएं शामिल हैं, छपते रहे हैं लगातार। आलोचना उन पर, उनकी रचनाओं पर आधारित आलोचना पुस्तकें भी आ चुकी हैं जिसे डॉक्टर दीपक पांडे और नूतन पांडे ने प्रकाशित किया था। धर्मपाल महेंद्र जैन की रचना धर्मिता। यह व्यंग संकलन साहित्य की गुमटी दरअसल वर्तमान समय पर गहरा कटाक्ष करती है। प्रकृति, सहचर, अप्रवास, संस्कृति, भाषा, कौशल, प्रशासन, आधुनिकता, मानवीय मूल्यबोध, मनुष्य का स्वार्थ, यह सब इन रचनाओं में आया है। जहर के सौदागर की नारी का ताड़ वृक्ष, व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप, इस तरह की रचनाएं इसमें शामिल हैं। आप जानते हैं कि इस व्यंग संग्रह का जो तेवर है वह बिना इसे खरीदे आप नहीं समझ सकते। जैसे बम्पर घोषणाओं के ज़माने में एक व्यंग रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या शानदार ज़माना है हमारा, जिधर देखो घोषणाएं ही घोषणाएं, बम्पर घोषणाएं हो रही हैं। पश्चिमी देशों की घोषणाएं बिलियन डॉलरों में होती हैं तो भारत की घोषणाएं लाखों करोड़ों रुपयों में। घोषणाएं बिना जमीन, बिना खाद पानी के उगाई जा सकती हैं, इसलिए घोषणाएं हो रही हैं। इनके लिए पसीना भी नहीं बहाना होता है, बस मुंह चलाना होता है। मुंह हिलाइए और काम हो जाता है। हर दिन नई नई घोषणाओं से मार्केट अटा पड़ा है। कुछ लोगों का काम ही है जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, कोई काम नहीं करते। उसे खुद भी नहीं पता होता कई बार घोषणा करने वालों को कि उसे घोषणा क्या करनी है। जब वो पत्रकारों को दावत पर बुलाता है तब वो 5, 10, 20, 25 साल में पूरी होने वाली घोषणाएं करता है और गायब हो जाता है। निर्भया, अभया के मामलों में के साथ साथ विकास की घोषणाएं भी ब्रेकिंग न्यूज में चलती रहती हैं। आप अमेरिका से लेकर जिम्बाब्वे तक घूम आइए, सरकारी घोषणाओं का पुलिंदा देखें तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर ये घोषणाएं पूरी होती तो इन देशों का क्या हाल होता। अब वो भारत को ही लें, जेल में कैद मुख्यमंत्री समेत देश में 28-30 मुख्यमंत्री हैं जिनके सैकड़ों छोट भैया उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री हैं तो कुछ करें ना करें शौचालय जाएंगे ही। हालत यह है कि कोई मंत्री एक बार शौचालय जाता है तो वहां भी नई घोषणा सोचकर आ जाता है। इस तरह जितनी बार जाएगा वह उतनी बार उतनी तरह की घोषणाओं के साथ आएगा। जैसे धोबी का गधा 5 क्विंटल कपड़े लाद कर ले जाता है और बताता थोड़े ही है कि उसने इतने कपड़े ढोए, उसी तरह से जो मंत्री हैं वह भी घोषणाओं में आकंठ डूबे रहते हैं। कई बार ऐसी घोषणाएं होती हैं कि आम आदमी भ्रमित हो जाता है कि क्या सच है क्या नहीं।
इन घोषणाओं के बीच में ही कुछ लोग ख्वाब भी दिखाते हैं। अब ख्वाब कैसे हैं, यह बात धर्मपाल महेंद्र जैन ने छोड़ दी है आपको समझने के लिए। एक व्यंग है तानाशाह का मकबरा। उनका कहना है कि लोग उसे तानाशाह कहते थे, पर वह खुद को तानाशाह नहीं मानता, क्योंकि कोई भी तानाशाह अपने को तानाशाह नहीं मानता। हर तानाशाह अपने को भगवान मानता है। वह जिधर भी जाता बस उसका ही नाम रहता, जय में, विजय में, नाद में, फरियाद में। महामृत्युंजय मंत्र का अखंड पाठ करने वाले कई कर्मकांडी उसके लिए लगे थे। महल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, अंग्रेजी औषधि भस्में। लेकिन इन सब के बीच तानाशाह का मकबरा अस्थाई था कि अस्थाई, यह पता नहीं। सदियों पहले तानाशाह के मकबरे पर मेले लगा करते थे। दरअसल यह व्यंग जो है वह अपने समय की सारी व्यवस्थाओं पर, एक व्यंग का और छोटा सा हिस्सा बता दूं। मैं छोटे छोटे अंश इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको इस बात की वानगी समझ में आ सके कि दरअसल इस व्यंग संग्रह में किस तरह की रचनाएं हैं। एक हिंदी का सबसे बड़ा प्रोफेसर एक व्यंग है। इनका कहना है कि ये सबसे बड़े प्रोफेसर जो है विवेकी जी जब मिले तो विवेकी जी ने विदेश यात्रा के लिए अनुदान की व्यवस्था कर ली थी। जब वो पहुंचे तो वहां उन्होंने तलाश की, इस लेखक से मुलाकात की और यहाँ कहना शुरू किया कि यार किन किन लेखकों को तुम जानते हो जो विश्वविद्यालय में जिनका काम जो है पाठ्यक्रम में लगे हो। वो जो विवेकी जी थे वो अवसर तलाशने गए थे। इधर लेखक महोदय जो है वह चूंकि बड़ा नाम था तो इन्होंने इस लेखक का स्वागत करने की सोची। अपने देश से आए थे, अपने मुल्क से, तो उन्होंने स्वागत करने की सोची। अब वहाँ वो जुगाड़ में लगे थे विवेकी जी से, जब बड़े लेखक विवेकी जी जो, अब वो पाठ्यक्रम में कैसे लगे इसका जुगाड़ कर रहे हैं। और जो अपना उनका जो जिसने उनको अवसर दिया था अपने यहाँ रहने के लिए, उसको कहते हैं कि यार तुम जो है जब किसी प्रोफेसर को नहीं जानते जो तुम्हें पाठ्यक्रम में हमें लगवा सके तो तुम क्या बड़े आदमी हो यहाँ। और इस तरह से वे बहुत नाराज हुए। जब उन्होंने बहुत जोर डाला तो इन्होंने कहा कि मैं तो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुलानुशासक। तो वो तिलमिला कर बोले कि तुम निहायत बेवकूफ़ किस्म के व्यंग्यकार हो। राजनीति या समाज पर व्यंग लिखोगे तो उन्हें हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान में नहीं। हिंदी के प्रोफेसर जितना बड़ा कोई प्रोफेसर होता नहीं है। हिंदी का प्रोफेसर गधे को भी अपनी पाठ्य पुस्तक में लाद सकता है व्यंग के नाम पर या लेख के नाम पर या कहानी के नाम पर, लेकिन कोई भी राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर या समाजशास्त्र का प्रोफेसर या विज्ञान का प्रोफेसर किसी गधे को अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं लाद सकता। यानी हिंदी का प्रोफेसर इस तरह से सबसे बड़ा होता है। अंततः हिंदी प्रोफेसर के साथ क्या हुआ यह आपको इस कृति को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से हिंद बंधुओं की चैट यात्रा, इन्होंने एक लिखा है कि कवि हिंद बंधु थे, उनकी चैट यात्रा क्या थी। कवि हिंदू बंधु किसी तरह से 1 महीने पहले गोष्ठी में मिले और उन्होंने कहा कि मैं विश्वविख्यात कवि हूँ। अब जिससे कहा उन्होंने वो परिचित नहीं था। उन्होंने नंबर मांगा, नंबर का आदान प्रदान हुआ और हर दिन व्हाट्सएप पर एक संदेश आना शुरू हुआ। संदेश क्या है, सितंबर में 1 सितंबर को मैं कुछ अंश पढ़ूंगा। उन्होंने पहला संदेश भेजा, मेरी किताब छपने जा रही है। कम करते करते 300 श्रेष्ठ कविताएं रह गई हैं। आपको इनमें से छांट कर 90 कविताएं निकालनी हैं। सारी कविताएं अति उत्तम हैं, पर पाठक को क्या श्रेष्ठ लगेगा आप ज्यादा समझते हैं। 5 सितंबर को उन्होंने लिखा कि इस किताब के लिए मैंने 6 नाम चुने हैं। 1 मैंने, 3 पत्नी जी ने और 2 बिटिया जी ने। बड़े पेशो पेश में हूँ। मैं छोटा हिस्सा सुना रहा हूँ, ये बड़े हिस्से हैं। 1 सितंबर के बाद कुछ और बातें भी लिखी हैं, 5 सितंबर की बात कुछ और। 16 सितंबर को उन्होंने क्या लिखा, जो कवि हिंद बंधु जी की चैट यात्रा है। प्रकाशक ने 3 कवर भेजे हैं। इनमें से एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ईस्टमैन कलर है और एक रंगहीन है।
मुझे तो तीनों कवर बढ़िया लगे रहे हैं, लेकिन प्रकाशक का कहना है किताब पर एक ही कवर लगेगा। आप बताइए, मान लीजिए आपको ये किताब खरीदनी हो तो आप कौन सा मुख्य पृष्ठ पसंद करेंगे? अब ये बेचारे एक ही बार कवि गोष्ठी में मिले थे और इनकी व्हाट्सएप पे क्या लानत मलानत होती है, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह के लोग होते होंगे आप समझ लीजिएगा। 1 अक्टूबर को आया, आपकी निरंतर सहयोग और शुभकामनाओं के कारण ही मेरी 99वीं किताब छप कर आने वाली है। अगले महीने की 1 तारीख को हमारे यहाँ पॉटलक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सपरिवार आमंत्रित हैं। 20 अक्टूबर को एक मैसेज आया, 1 नवंबर को पॉटलक कम विमोचन समारोह आयोजित कर रहे हैं, अपनी डिश ज़रूर लाएं। जिसकी डिश सर्वाधिक पसंद की जाएगी उसे सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर को स्वर्ण काल की कविताएं शीर्षक से आए मेरे 99 कविता संकलन का पहला संस्करण 5 दिन में खत्म हो गया। ये संदेश आ रहे हैं। 90 प्रतियां तो विमोचन समारोह में ही खप गई, शेष 10 प्रतियां गुम हो गई। प्रकाशक उत्साहित है, अब अधिक प्रतियों के लिए दूसरा संस्करण मैदान में ला रहा है। आप नोट करें, 40% कमीशन की व्यवस्था है। 2 नवंबर को आया कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि किताब का नामांकन साहित्य अकादमी में भेजा गया है। 4 नवंबर को संदेश आया, हमारे चिरंजीवी अपने 12वें जन्मदिन पर इस किताब का 12 भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। ये अनुवाद गूगल ट्रांसलेट की जांच में 100% सही हैं, कृपया इन्हें भी देख लें। 5 नवंबर को संदेश आया मेरी 100वीं किताब के बारे में आपसे। इसके बाद ये पढ़ नहीं पाए और इन्होंने कवि हिंदबंधु को ब्लॉक कर दिया और फिर चैट को डिलीट कर दिया। अगर आप उम्दा श्रेणी की साहित्यिक रचनाओं को, यानी जो व्यंग पर आधारित हैं, व्यंग पढ़ना चाहते हैं उत्तम कोटि का, तो साहित्य की गुमटी को खरीद कर जरूर पढ़ें। साहित्य की गुमटी में आपको साहित्यकारों से जुड़े, लेखकों से जुड़े, राजनीति से जुड़े, धर्म से जुड़े, कला से जुड़े न केवल व्यंग मिलेंगे, बल्कि अफवाहों पर, अतुल्य भारत पर, G20 पर, बजट पर, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर, हवाई जहाज़ पर, सभ्य और असभ्य होने पर, राजनेताओं पर, बिटकॉइन पर, लोगों के लालच पर, लोगों के संस्कार पर, लोगों की व्यवस्था पर, लोगों की घोषणाओं पर, लोगों के वादों पर भी व्यंग मिलेंगे। एक उम्दा कोटि के व्यंग संग्रह के प्रकाशन के लिए शिवना प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। शिवना पेपरबैक्स ने इस व्यंग संग्रह को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 275 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर, पुस्तकों पर आधारित मेरी राय का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह की कृतियों पर मेरी राय जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमें अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हमारी कोशिश होती है कि मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें, चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।